स्टार्ट करते हैं जी सवाल। हमने अब तक सेल्स टैक्स में जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर ये देखा है कि आप लोग जो है वो पहले एक दफ़ा ये वाला फॉर्मेट ड्रा कर लें और उसके बाद फिर एक ही दफ़ा सवाल को पढ़ के एक एक लाइन को पढ़ के जो जो आइटम है वो आप रेलिवेंट जगह पे डालते जाते हैं और आपका सवाल भी कंट्रोल में रहता है और सारी चीज़ें आप पेस्ट भी कर लेते हैं। तो आप पहले सवाल पढ़ें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये 16 नंबर का सवाल है। और जितना आपने हमने कल कौन सा क्वेश्चन किया था, ऑटम 2021 का, तकरीबन वो एक अटैम्प्ट पहले का था। अब ये स्प्रिंग 2021 का है, मतलब बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इससे मुश्किल नहीं होंगे। जो कल था वो मैक्सिमम मुश्किल सवाल था, में ज़्यादा टाइम लग सकता था। आज देखना उससे थोड़ा सा आसान सवाल है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही होंगे सवाल आपके। क्या किसकी? तो प्रोविजन पेज नंबर सवाल पढ़ लिया? साथ साथ पढ़ें फिर। चलो एक दफ़ा सवाल पढ़ देता हूँ आपके सामने। एच ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एज मैन्युफैक्चरर कम इम्पोर्टर। अच्छा, मैन्युफैक्चरर कम इम्पोर्टर का मतलब ये होता है कि आप चीज़ें बना भी रहे हो और चीज़ें बनाने के लिए जो सामान है वो यहाँ से भी ख़रीदे हो और इम्पोर्ट भी कर रहे हो। ठीक है, ये मुराद है कि आप मैन्युफैक्चरर भी हो और इम्पोर्टर भी हो, प्लस इम्पोर्टर। कम का मतलब होता है प्लस इम्पोर्टर। एंड इज़ इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि आप एंड कंज्यूमर्स को चीज़ें देते हैं। एंड कंज्यूमर को चीज़ें देते होंगे अगर, तो एक बात आपको याद होनी चाहिए फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन में, वो मैं आपसे आगे जाकर पूछता हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एचए's records फॉर द मंथ ऑफ February 2021। सप्लाईज दी हुई हैं उसने, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू सऊदी अरेबिया। तो एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड हैं, अनरजिस्टर्ड कस्टमर से इनपुट नहीं मिलना, रजिस्टर्ड कस्टमर्स पे इनपुट मिल जाना है। लेकिन नीचे उसने कुछ बातें दी हैं कि सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड गुड्स वर्थ 2,25,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट। दीज गुड्स वर सोल्ड टू एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। हमें कोई मसला नहीं है, आप एसोसिएटेड अंडरटेकिंग को बेचें। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में मुराद है आपकी कोई रिलेटेड पार्टी है, आपकी कोई सब्सिडरी, आपकी कोई सिस्टर कंसर्न कंपनी है। द स्पेशल डिस्काउंट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस। कहाँ पहुँचे ये बात पढ़ के? क्यों स्पेशल डिस्काउंट नेट करके आप अलाउ क्यों नहीं करेंगे? ये बताओ कि 2,25,000 जो है इस पर इनपुट मिल जाएगा? पहले तो ये सवाल है ना। रजिस्टर्ड बंदों को सेल किया, इसमें ये वाले 2,25,000 भी शामिल हैं, तो आपको इसके ऊपर इनपुट मिल जाएगा? कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप एसोसिएटेड अंडरटेकिंग को बेचो तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं पढ़ी आपने कोई। अब आगे डिस्काउंट की बात, नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट 75,000, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है इसने? एक और बात भी है जिससे आपको हिंट दिया हुआ इसने, देखो क्या लिखा है उसने, द स्पेशल डिस्काउंट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस। कहाँ पे पढ़ा ये? वो लिखता है इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, सॉरी आपको जो है वो आउटपुट टैक्स, आप ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट आपने कभी भी, ये स्पेशल डिस्काउंट से मुराद है ट्रेड डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट से मुराद ये होता है आपने उधार पे सामान लिए, जल्दी सामान मिलने की वजह से आपको वो पैसे जल्दी मिल जाते हैं, उस पर आप डिस्काउंट देते हैं। स्पेशल डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में उसने क्या लिखा है कि उस पर टैक्स लगेगा, सिर्फ तब नहीं लगेगा जब दो कंडीशंस पूरी होंगी। एक कंडीशन, ट्रेड डिस्काउंट शुड बी एज पर नॉर्म्स ऑफ द मार्केट एंड इट शुड बी शोन ऑन द इनवॉइस। कहीं लिखी है ये बात? नहीं लिखी, सही तरह पढ़ी नहीं। आओ बताता हूँ।
अच्छा जी, हम आपको बताते हैं ये किस जगह पे लिखा हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में उसने लिखा है, खोले पेज खोले, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई में कहीं लिखा है इसने, या वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिखा होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा अभी तक? अच्छा चलें, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई खोलें, वैल्यू ऑफ सप्लाई खोलें, उसमें क्या लिखा है उसने, आपके चैप्टर के अंदर लिखा होगा। जहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई लिखा है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा है, वहाँ पे उसने ये बात लिखी हुई। मिल गया? पेज नंबर कौन सा है? 249 पे वो क्या लिखता है, आप पढ़ें। दो ही बातें लिखी है ना उसने। 249 पेज 249 के ऊपर लिखा हुआ है, और ये बात ऐसे ही है कि ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस पे, सेल्स टैक्स इनवॉइस पे लाजमी शो होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, नॉर्म्स ऑफ द मार्केट से क्या मुराद है? नॉर्म्स ऑफ द मार्केट से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी जो एसोसिएटेड कंपनी है उसको आप लाख रुपए का डिस्काउंट देते हैं, मार्केट में वो नॉर्मली 50-60 रुपए का डिस्काउंट चलता है, तो नॉर्म्स के मुताबिक आपका डिस्काउंट होना चाहिए। तो फिर ट्रेड डिस्काउंट आपने इनवॉइस पे नहीं शो किया हुआ, देखो क्वेश्चन में, तो फिर आपको ये अलाउ नहीं होगा, आपको 225 प्लस 75 टोटल पे टैक्स देना पड़ेगा, ऐसी है ना। अच्छा, गुड्स वर्थ 1,20,000 सप्लाइड टू कस्टमर इन मुल्तान, ही हैड HA रिसीव्ड फुल पेमेंट अगेंस्ट द गुड्स इन नवंबर। पढ़ा ये बात? सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी है? सप्लाई की डेफिनेशन तो पढ़ी है जी, पढ़ी है? खोलें, मैं बताता हूँ आपको कहाँ लिखा हुआ। सप्लाई की डेफिनेशन, टाइम ऑफ सप्लाई सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में वो लिखता है, अगर आपको डेफिनेशन मिल गई है इसकी, हर चीज़ सवाल में जो उसने पूछी है वो बुक के अंदर लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखी हुई है उसने। 252 पे वो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, A supply of goods other than hire purchase agreement means that at which the goods are delivered or made available to the recipient of supply. टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब पता है आपको क्या होता है? मतलब ये कि आपने जब सप्लाई कर दी तो किस रिटर्न में शो करना है, जब पेमेंट आ गई तब, या जब आपने एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए तब, या जब चीज़ें भेज दी तब, किस पॉइंट पर रिकॉर्ड करोगे? सेल्स टैक्स कब भरोगे? गवर्नमेंट को कब दोगे? मेड अवेलेबल कर दी। पहले में वो ये कहता है कि या तो आपने गुड्स डिलीवर कर दी या मेड अवेलेबल कर दी। अगर ये कर दिया है तो आपकी सप्लाई हो गई है, और जिस डेट के ऊपर सप्लाई कर दिया है उस डेट, उस महीने के अंदर वो सेल्स टैक्स पे करना है, ये मुराद है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट मींस दैट द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। ठीक है, जब एग्रीमेंट एंटर हो गया तब। अच्छा, हायर परचेज एग्रीमेंट और अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट को अलग रखा है उसने, सही है ना। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है दो एक्सेप्शन हैं, प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज A-B-C अबव वेयर एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका अगर एडवांस में पेमेंट ले लिया आपने, अभी चीज़ें डिलीवर नहीं की, फिर जब डिलीवर करोगे तब पैसे दोगे सेल्स टैक्स के, या एडवांस पेमेंट पे टैक्स दे दोगे? किस टैक्स पीरियड में? जब पेमेंट रिसीव हुई उस टैक्स पीरियड में, या जब चीज़ें दी तब उस टैक्स? हाँ, ये वही बात करता है, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड। क्या लिखा है इसने एक्सेप्शंस में? वेयर एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड। ये नहीं कि जब आपने चीज़ें दे दी तब आपने रिटर्न में वो सेल्स टैक्स भरना है। जब आपने एडवांस ले लिया, एडवांस लिया, उसका 17% काटा गवर्नमेंट को जमा करा दिया, जब चीज़ें दी तो फिर आपको बैलेंस पेमेंट मिली, उस वक्त बैलेंस पेमेंट पे सेल्स टैक्स जमा करा दी। ठीक है, ये मुराद है। या तो पहली कंडीशन क्या है कि जब आपने चीज़ें डिलीवर कर दी तब,
तब आपने टैक्स जमा कराना है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी शिपमेंट है जिसकी किस्तों में पैसे आते हैं, 2-3 किस्तों में एडवांस पेमेंट मिल गई है, तो एडवांस पेमेंट जब मिली, जिस डेट पे मिली, फरवरी में मिली, तो फरवरी के रिटर्न में वो पैसों का सेल्स टैक्स जमा कराना है, ये मुराद है। जितने मिले उस पर, जितना मिला उस पर। फिर जब गुड्स आपने दे दी, अगले महीने में बैलेंस पेमेंट पर दोबारा टैक्स जमा करा देना, ठीक है, ये मुराद है। तो अब हमें क्या समझ आया सवाल में, वापस सवाल पे आ जाते हैं। कहते हैं गुड्स वर्थ 1,20,000 सप्लाइड टू कस्टमर इन मुल्तान, HA हैड रिसीव्ड फुल पेमेंट अगेंस्ट गुड्स इन नवंबर। तो पेमेंट कब रिसीव की थी आपने, तो टैक्स कब जमा कराना था, नवंबर में जमा कराना था ना। तो इसकी ये वाली बात यहाँ पे रेलिवेंट है। गुड्स अभी मिली हैं, गुड्स अभी मिली हैं, ठीक है, इसमें वो वाली गुड्स भी शामिल हैं सर। वो कहते हैं आपने जो रजिस्टर्ड कस्टमर को 2.7 मिलियन की चीज़ें बेची हैं ना, इसमें 1,20,000 की वो चीज़ें भी शामिल हैं जो मिली अब हैं, लेकिन उनकी पेमेंट हमें नवंबर में रिसीव हो गई थी। तो नवंबर में रिसीव हो गई तो नवंबर के रिटर्न में हमने जमा करा दी होंगी चीज़ें। अब कुछ नहीं करना, माइनस कर देंगे, मतलब हमें इसके ऊपर टैक्स जमा नहीं कराना, तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से। आगे चलें जी। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड सेल्स ऑफ 1,30,000 टू एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पे इस बात कहने का इसका क्या मतलब मकसद क्या है। देखो मेरी बात सुनो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप आगे होलसेलर को बेचते हो, होलसेलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर और एंड कंज्यूमर को बेचता है, हर बंदे ने सेल्स टैक्स जमा कराना है। तो इस बात का हमारी चीज़ से क्या ताल्लुक है। एग्जैक्टली, एंड कंज्यूमर के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगना। याद है मैंने कहा था फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन माइंड में रखना, एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स नहीं लगना। सिर्फ ये बात जो है ना, इसने इसके लिए ये लाइन लिखी है। आपने जब फर्दर, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें फर्दर टैक्स निकालना भूल गए थे। यहाँ पे आप फर्दर टैक्स जब कैलकुलेट कर रहे होंगे ना टोटल अमाउंट, उसमें से ये वाला 1,30 निकाल के फर्दर टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। आपने अनरजिस्टर्ड कस्टमर को जो चीज़ें बेची हैं 1 मिलियन की, 1.05 मिलियन की, उसमें से ये 1,30 निकाल के आपने फर्दर टैक्स लगाना है। अच्छा, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ 1,00,000 परचेज फ्रॉम हक एंटरप्राइजेज ऑन 5 फरवरी ऑन। अच्छा, ये आपने 5 फरवरी को चीज़ें खरीदी। ऑन 20th फरवरी हक एंटरप्राइजेज इन्फॉर्म्ड HA दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st फरवरी इट्स रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द कमिश्नर। ये पढ़ा आपने, रजिस्ट्रेशन की सस्पेंशन नहीं पढ़ा। आओ आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइमिंग की वजह से आगे पीछे हो सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। आओ आपको पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर है जी 265। थोड़ा सा आपको इसका फ्लेवर देते हैं इस टॉपिक का। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 265 पर इस लिखा है। वो कहता है कि कमिश्नर कुछ 4-5 वजूहात की बुनियाद पर आपकी रजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है, आपने NTN लिया हुआ है, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के एंटर करते हैं तब आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन कमिश्नर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड टेम्परेरीली होती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन रोक दी कि भाई ये बंदा जो है ना इसके साथ कोई डील ना करे, हमें इसके रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे एतराज़ है, ये मुराद है। वो 4-5 वजूहात क्या हैं, वो कहता है 4-5 वजूहात ये हैं, आपने हमें अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एड्रेस दिया था कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा दफ्तर यहाँ पे है, हम वहाँ विज़िट करने गए, आप वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, आपका दफ्तर नहीं था वहाँ पे, ठीक है, फिर हमें शक हो जाएगा। और आपसे हमने कुछ रिकॉर्ड मांगा कि हमें आपने सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा कराई, आपने कहा कि मेरी तो 1 मिलियन का इनपुट है या 1 बिलियन का इनपुट है। हमने कहा दिखाओ अपनी परचेज इनवॉइसेस, आपने कहा मैंने नहीं देनी। तो फिर आपसे जब 6 महीने मांगता रहेगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, वो सस्पेंड कर देगा। आपकी बहुत एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल से क्या मुराद है, देखो आउटपुट से मुराद क्या है, ये वाले पैसे तो गवर्नमेंट को ही जाने हैं, ये वाले पैसे आउटपुट से मुराद है सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को जाना है। ये वो आपको जो बेनिफिट अलाउ कर रहा है इनपुट की सूरत में। अब आप इनपुट हमेशा जो है रिटर्नों में 1 बिलियन क्लेम करते हैं, आउटपुट आप 100 रुपये शो कराते हैं,
तो कहेगा यार ये तो हर 1 बिलियन का तो हमेशा इनपुट ही क्लेम कर लेता है। तो इसको कहते हैं एक्सेसिव एंड अबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, कि आप बहुत सारे इनपुट्स क्लेम कर रहे हैं लेकिन वजूहात नहीं पता हमें, और आपसे कहते हैं रिकॉर्ड दें, आप कहते नहीं देना, तो फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। आग लग। अच्छा, मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस और मेकिंग सप्लाईज टू अदर ब्लैक लिस्टेड सस्पेंडेड पर्सन, आप अपने जैसे लोगों को ही सेल करते हैं, जिस तरह के आपकी हरकतें हैं, आप अपनी तरह की हरकतों वाले लोगों को ही सेल परचेज करते हैं, और आप रिटर्न जमा नहीं कराते तब आप। और इसके अलावा कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव पीरियड्स, और रिटर्न नहीं भरते तो ये मुराद नहीं है कि 1 महीना नहीं भरी, 2 महीना नहीं भरी, आप 6 महीने तक रिटर्न नहीं भर रहे तो आप सस्पेंड हो गए हैं। ये वजूहात हैं सस्पेंशन की, ये आप पढ़ भी लेंगे और बहुत सिंपल भी हैं। तो वो कहता है जब आप इस तरह का आपका स्टेटस हो जाए ना कमिश्नर की नज़र, फिर आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलना। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में आ जाए वापस। वो कहता है कि हमने कुछ सप्लाईज जो हैं, कुछ चीज़ें हमने 1 लाख की ख़रीदी हैं HA एंटरप्राइजेस से, और HA एंटरप्राइजेस को कमिश्नर ने सस्पेंड किया हुआ है, तो फिर आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। आप ऊपर वाली जो परचेजेस हैं उसमें से ये निकाल देंगे अमाउंट, और इस पर इनपुट टैक्स नहीं देंगे। किसको पता चल जाता है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना सेल्स टैक्स की, तो आप हर पार्टी का नाम एंटर करते हो, ठीक है, जिसको आपने परचेज किया होता है। तो वहाँ पे जब आप एंटीएन डालते हो ना, तो आगे वो टेम्पलेट एक्सेल की टेम्पलेट उन्होंने प्रोवाइड की होती है, आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, तो वो आप सामने लिखा देते तो सस्पेंडेड है। ठीक है, तो उनके बड़े चेक लगे होते हैं, आपको ऐसे नहीं वो इनपुट क्लेम करने देते। अच्छा, गुड्स वर्थ 85,000 परचेज्ड इन कैश डिसअलाउड, कैश में परचेजेस डिसअलाउड हैं। 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट आपने हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यूटिलिटी बिल्स। गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम AB ट्रेडर्स दैट सप्लायर डिड नॉट डिक्लेयर दीज गुड्स इन रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ February। क्या इससे किसका क्या करें? इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दे। कहाँ लिखी है ये बात? कैसे पता चला आपको? बाकियों को भी पता चला है कि नहीं? नहीं चला तो बताता हूँ, आ जाओ। पेज नंबर 277.14, इसमें लिखा हुआ इसने, पेज 277.14 में उसने लिखा हुआ। क्या लिखता है ज़रा पढ़ें मेरे लिए आप। अच्छा, तो क्या मुराद है जी इससे? मुराद ये है कि आपने, हाँ यही मुराद है ना, आप जब किसी को सेल करते हैं ना, या आप किसी से परचेज़ करते हैं 100 रुपये का, तो गवर्नमेंट कहता है ये 2 पार्टीज़ ने ट्रांजैक्शन की है आपस में, इसने परचेज़ किया, इसने सेल किया। तो जब इसने परचेज़ किया, इसने मेरे से तो बेनिफिट ले लिया है, ऐसे है ना, लेकिन इसने उस सेल का आउटपुट ही नहीं दिया मुझे। इसने रिटर्न भरी, अपना इनपुट क्लेम कर लिया, इसने रिटर्न भरी, अपना आउटपुट शो ही नहीं कराया। तो गवर्नमेंट कहती है यार मेरे हिस्से से तो पैसे 100 रुपये चले गए, मुझे कुछ आया ही नहीं। तो वो कहती है कि जनाब इस तरह नहीं चलेगा, जब इसने इनपुट लिया तो इसको शो भी कराना है अपने रिटर्न में, और अगर इसने शो ना कराया तो जिम्मेदारी किसकी है? ख़रीदने वाले की, कि जनाब आप जिम्मेदार हैं, आपने उसको ये नहीं कहा कि अपनी रिटर्न जमा कराओ। तो ये कहती है गवर्नमेंट। चलें जी, सवाल तो मुझे लगता है वैसे ही ख़त्म हो गया। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो ना प्रोसीजर ऐसे है, फॉर द टाइमिंग आपको डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हो ये वजूहात है, ये वजूहात, फिर आपको अलाउ हो जाता है। लेकिन वैसे आपके सवाल की हद तक ये चीज़ डिसअलाउड होगी। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स वर्थ 1,50,000 यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ द बिजनेस। क्या मुराद है? अच्छा मुझे ये बताओ, सप्लाई की डेफिनेशन खोलो। सप्लाई की डेफिनेशन में वो क्या कहता है?
अच्छा, हमने जब डिस्पोजल पढ़ा था तो डिस्पोजल से मुराद क्या था इनकम टैक्स में? कि सेल भी है, इनहेरिटेंस भी है, सॉरी आपने किसी को पर्सनल यूज़ में ले गए गुड्स तब भी है, और आपने किसी को गिफ्ट कर दिया तब भी है, सारी चीज़ें डिस्पोजल के लाती थी। अब सप्लाई में भी यही हिसाब किताब है, वो डिस्पोजल को माइंड में रखें। सप्लाई की डेफिनेशन में वो कहता है, अगर आपके पास पेज नंबर नहीं खुला तो मैं बताऊं, 245। सप्लाई की डेफिनेशन में वो कहता है कि सप्लाई क्या है, वो कहता है डिस्पोज ऑफ करना गुड्स को, उसमें ये भी शामिल है पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ द गुड्स। सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी कस्टमर को सेल कर दिया तो वो आपकी सेल्स हैं, बल्कि अगर आपने उसको पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया, बिजनेस पर्पस के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने इसको यूज़ किया, तो वो भी सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बात समझ आ गई फिर, कि भाई सिर्फ सेल करना सप्लाई नहीं है, बल्कि बाकी जितने मकासद में यूज़ होती है, चाहे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाओ, चाहे गिफ्ट कर दो किसी को, ठीक है, या अपने घर ले जाओ उठा के वो स्टॉक जो आप एसी सेल कर रहे हो, एक एसी घर में भी ले गए तो वो भी सेल है आपकी, उस पर भी आउटपुट टैक्स जमा कराना है। तो ये नीचे आ जाएं आप, 1,50,000 जो बिज़नेस प्रमोशन के लिए यूज़ किया इसने, ये भी आपका क्या है, ये आपकी सप्लाई है, इस पर सेल्स टैक्स पे करना है आपको। A machine costing 2.5 million acquired into operation in February, ये टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड दोनों के लिए यूज़ हुई हैं। तो फिक्स एसेट अगर आपने ख़रीदा है और वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी यूज़ हो रहा है और ज़ीरो रेटेड के लिए भी, तो उसको क्या करना है, अपोर्शन करना है। जिस तरह नॉर्मल सप्लाईज को करना है, इस तरह फिक्स एसेट को भी कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 90,000 पेड इन अक्टूबर, आपने अक्टूबर में पे किया था लेकिन इनपुट क्लेम नहीं कर पाए, तो इनपुट के बारे में तो हमें पता है कि भाई नहीं क्लेम कर पाए तो 6 महीने तक कर सकते हैं, और हमारी रिटर्न में हम कर सकते हैं क्लेम। अक्टूबर से लेके अब फरवरी तक 5 महीने बनते हैं। बस सवाल ख़त्म, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, पहले मैं परचेजेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। परचेजेस में रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपकी परचेजेस हैं वो मैंने लिख दी है, और कितना, और आपकी इसी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में उसने ये पॉइंट 3 बताया हुआ था, जिसमें हमने सस्पेंडेड बंदों को से चीज़ें परचेज़ की थी, हक एंटरप्राइजेस, है ना। अच्छा जी, इसमें से आपने हक एंटरप्राइजेस का इनपुट लेस करना है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि वो सस्पेंडेड बंदा है। $17,000, हाँ। और आगे आ जाए तो गुड्स वर्थ 85,000 परचेज इन कैश। कोई मार्केट देना और थोड़ा वाला, ये मुझे मिल गया। अच्छा, गुड्स परचेज्ड इन कैश 85,000, इसको भी लेस कर देंगे आप 14,450, इसको भी लेस कर देंगे। और देखो एक दफ़ा सवाल पढ़ रहे हैं हम परचेजेस वाली पॉइंट के ऊपर हैं
और उससे रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं। पॉइंट 3 में परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन उसने दिया हुआ है। गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम ए बी ट्रेडर्स और उसको सप्लायर ने डिक्लेयर नहीं किया अपने रिटर्न में, तो ये डिसअलाउ कर दें। $8,500 भी डिसअलाउ कर दिया। और आगे इसके अलावा कोई और आपने इनपुट क्लेम करना है, वो बाद में देख लेंगे। अच्छा, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन्स हैं जी 1 मिलियन, और इस पे इनपुट हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको लेस कर देंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये चीज़ें लेस कर रहे हैं क्योंकि इनमें शामिल हैं। इसको तो ऐसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखने का भी मकसद है कि टोटल परचेजेस दिखानी है, इनपुट में नहीं लेना, क्योंकि इनपुट वैसे इसका डिसअलाउड है, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम्स भी क्लियर होने चाहिए आपको। ये ना हो कि आप इसको ऐड कर दो, इसका टेक्स्ट भी ऐड कर दो यहाँ पे। सॉरी, क्या? नहीं, परचेजेस हम इसलिए दिखा रहे होते हैं कि जस्ट फॉर के इसको वैल्यू एक्सक्लूडिंग के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप सारी परचेजेस शो कराते हो, ऑल्दो इसका काम कोई नहीं, आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप इसको वर्किंग में लिखोगे, अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे, कोई ना कोई गलती हो जाएगी, इसलिए आप इसको लिखते हो यहाँ पे। आगे जी, सप्लाईज के बारे में वो क्या लिखता है? सप्लाईज टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर। कितना था ये? लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं। रजिस्टर्ड कस्टमर के सेल में गुड्स वर्थ 2,25,000, इसमें डिस्काउंट लेस होके लिखी हुई है ये अमाउंट। मतलब लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं 2.7 की, उसमें 2,25,000 रुपया शामिल है, लेकिन वो 2,25,000 डिस्काउंट के बाद शामिल है, और डिस्काउंट हमें मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पर टैक्स भरना पड़ेगा आपको, तो डिस्काउंट के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, क्या ख्याल है? 2,25,000 तो पहले ही शामिल है इसमें, 75,000 रुपया पे मज़ीद टैक्स भर देते हैं। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो इनवॉइस पे शो नहीं हो रहा था। 12,750। आगे गुड्स वर्थ 1,20,000 सप्लाइड टू कस्टमर इन मुल्तान, और आपने फुल पेमेंट रिसीव कर ली, तो ये 1,20 तो इसके अंदर शामिल है, और ठीक शामिल है या गलत शामिल है? गलत शामिल है, क्योंकि जब ये पैसे मिले थे तब नवंबर था, और एडवांस में पैसे मिल जाना से मुराद है कि एडवांस में टैक्स देना आपने, सेल्स टैक्स। तो ये एडवांस वाली अमाउंट जो है, एडवांस वाली अमाउंट लिखूं? एडवांस में मिले हुए पैसे नवंबर में टैक्स हो चुके हैं, अब आपने लेस करने हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 1,20,000, ये हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमने आउटपुट भी लिख लिया, इनपुट भी लिख लिया, कुछ बातें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं उसने। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल, अच्छा यहाँ पे हाँ जी, पैकिंग मटेरियल भी लेना है, सॉरी।
हम परचेजेस जब पढ़ रहे थे तो हमने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का लिख लिया, पैकिंग मटेरियल का नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे लिखते हुए हमने एक और चीज़ भी स्टेप मिस कर दिया। 1 मिलियन, 1 मिलियन ये हो गया। और इसके बाद आपका पैकिंग मटेरियल का 4,45,000 है। ये भी अनरजिस्टर्ड बंदों को है, ये भी अनरजिस्टर्ड बंदों को है। सही कह रहा हूँ ना मैं ये गलती करने लगा हूँ, सही कह रहा हूँ गलती? इस पे देना है या इस पे देना है फर्दर टैक्स? आउटपुट के ऊपर देना है, जिनको सेल किया। तो आपने सेल किसको किया? 2 तरह के बंदों को किया है। अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स हमने लिखा है कि नहीं? अभी नहीं लिखा। अभी हमने रजिस्टर्ड का लिखा है ना सिर्फ, अनरजिस्टर्ड का भी हमने नहीं लिखा। तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को सेल आपने जो किया है वो है 1050। $1050 के ऊपर फर्दर टैक्स देंगे, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। लेकिन अभी हमने नीचे सवाल पढ़ रहे हैं तसलसल में, तो वो कहता है पॉइंट 2 में आ जाओ। पॉइंट 1 भी हमने कर लिया, पॉइंट 3 भी कर लिया, दरमियान वाला पॉइंट 2 है। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 1,30,000 वो भी शामिल है जो एंड कस्टमर को बेचा है। तो आपने अनरजिस्टर्ड कस्टमर में 1,30 शामिल किया हुआ है, तो फर्दर टैक्स लगाने के लिए ये वाला तो निकालेंगे ना, बाकी पे फर्दर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि 1,30 के ऊपर तो हमें फर्दर टैक्स नहीं मिलना। तो इसमें से 1,30 लेस करके बाकी पे आप 3% लगा देंगे, ठीक है? 27,600 ये लें जी, इसको भी यहाँ पे लिख भी लेते हैं। 27,600, 9,20,000। तो हमारा सवाल देखो तकरीबन 75% हो गया है। अब आप पॉइंट 4 पे आ जाएं। टैक्सेबल गुड्स वर्थ 1,50,000 यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ एचएस बिजनेस। तो ये भी आपका आउटपुट टैक्स है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस के ऊपर आपने जो खर्चा किया वो कितना है? $1,50,000। कितनी अमाउंट? 25,500। और इसके बाद मशीन के बारे में वो कहता है कुछ, यहाँ पे रेजिडुअल इनपुट टैक्स आता है, ऐसे ही है कल हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था। और इनपुट टैक्स 2 तरह से डिवाइड होता है। आपका कौन कौन सा इनपुट टैक्स होगा? एक सप्लाईज का और एक फिक्स एसेट्स का, ऐसे ही है। मैंने आपको दोनों वर्किंग्स अलहदा बना के दी थी। अब आप इकट्ठी करना सीख लो कि यहाँ पे आपने इसका इनपुट टैक्स लिखना है जो आएगा अमाउंट, यहाँ पे फिक्स एसेट का लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है क्या? सप्लाईज कौन कौन सी? टैक्सेबल, ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट। ये मिला के आपने टोटल सप्लाईज बना लेनी है। और फिर आपने पोर्शन कर देना है, सही है ना? अब हमें पोर्शन करना सीखते हैं। हाँ जी, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू सऊदी अरेबिया। कितना? 1.5 मिलियन। इसके ऊपर इनपुट टैक्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे डैश क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है? अब आपने इसको यहाँ पे भी लिख लो, क्योंकि अपोर्शन में भी यूज़ होना है इसने। एग्जाम्प्ट आपका कुछ है? अच्छा, आगे आ जाओ। A machine costing 2.5 million acquired and commissioned into operation in February. Machine was used for both taxable and zero rated supplies. 2.5 million कहाँ पे लिखें? यहाँ पे मशीन में लिखें 2.5 मिलियन और इसकी टैक्स बताएं। आगे
इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने क्लेम नहीं कर पाए तो आप क्लेम करेंगे, ये लें आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी क्लेम कर लें। ये किसी ऊपर इनमें शामिल तो नहीं है, अगर शामिल होता तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना था, ये शामिल नहीं है तो इनपुट ऐड करना पड़ेगा इसका, ठीक है। 13,000 इसका इनपुट है। और आगे आगे ऑडिटर्स प्रपोज टू मेक प्रोविजन ऑफ स्टॉक, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोविज़न फॉर स्टॉक जो है ना, ये तो ऑडिटर का एस्टीमेट है कि ये एक्सपेंस हो गया, तो इसके अगेंस्ट कोई सप्लाई हुई है किसी चीज़ की? कोई सप्लाई नहीं। सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ऑडिटर हमारे पास आया, आके उसने देखा फलां स्टॉक तो ख़राब पड़ा हुआ है, तो 50% जितना आपके एसेट, आपने एसेट 1 लाख के बुक किए हुए हैं, मेरे हिसाब से ये 50,000 के रह गए हैं, तो 50,000 किताबों में लिखो, 50,000 आप बैड डेट कर लो या प्रोविजन फॉर ऑब्सोलिसेंस कर लो, ठीक है। तो उससे हमारे टैक्स, सेल्स टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। ये बात आप अपने पास नोट कर लें कि ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड, 4,15,000, ये देखो यहाँ पे आपने लिख लिया और सवाल को आप क्लोज करने के काबिल हो गए हैं, हैं जी। यहाँ पे लेना हमने, इस पे ब्रॉड फॉरवर्ड पे हमेशा यहाँ पे डैश होता है, इधर लिखना है आपने इसको, ठीक है। चलो हम इसको क्लोज करते हैं। इसका क्या जवाब आया? इसका 350 इसका आ गया और इसका 425 आ गया, मिला के ये 719 बन गया, ठीक है। अगर हम अलग-अलग देखें तो ये फिक्स एसेट का इनपुट है, ये बाकी का इनपुट है। और क्या हाँ जी, आप यहाँ पे ऐड करके लिखें ब्रॉड फॉरवर्ड। उसके बाद आप क्या क्या किस नतीजे पे पहुँचते हैं? आपने जब अपॉर्चनमेंट करनी है तो इसको लेना है साथ बीच में, इसको नहीं लेना कभी भी साथ। ये वाला इनपुट है जो आपने, ये तो आपने, ये वो वाला ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट है जो 90% रिस्ट्रिक्टेड था पिछली रिटर्न में, वो पोर्शन होकर ही आया होगा यहाँ पे, इसको पोर्शन करना है। तो इसको यहाँ पे लिख लें 719,350, इसको हमने पोर्शन करना है। फिक्स एसेट का इनपुट कितना है? 4,25,000, इसको भी पोर्शन करना है। तो बताएं टैक्सेबल सप्लाईज कितनी बनी आपकी? ये सप्लाईज की अमाउंट बताएं। इसका टोटल जो है ना, इन सारे का टोटल करें, इसके अलावा 1.5 मिलियन के अलावा। ये जवाब आता है, देखें यही आता है ना जी। और इसका टैक्स क्या आता है? 663,850। तो इसको अब आपने पोर्शन कर लेना है। इसका टोटल है 5405,000। अब पोर्शन कैसे करना है? इसको पोर्शन करने के लिए, अच्छा फिक्स एसेट भी इन दोनों मकासद के लिए यूज़ हुआ था, इनपुट टैक्स भी इन दोनों मकासद के लिए यूज़ हुआ है। तो क्या करें, 3905 5405 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई किससे करें? पहले सप्लाईज के केस में इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला इनपुट आपको क्या होगा? एडमिसिबल, टैक्सेबल के लिए ना, एडमिसिबल कर देंगे आप इसको। और इनएडमिसिबल या कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 5405,000 मल्टीप्लाई बाय 719,350। इसमें किसी को मसला तो नहीं कहीं? इसकी और इसकी, इसको भी कर लें पोर्शन, इसको भी ऐसे करेंगे पोर्शन यार। ये देखो 3905,000 डिवाइडेड बाय 5405
और मल्टीप्लाई बाय 425,000। और अब आपने ज़ीरो रेटेड को भी हिस्सा देना है, दिस डिवाइडेड बाय 5405 मल्टीप्लाई बाय 425,000। क्या जवाब आएगा? इसका तो क्या करें, इसको डिसअलाउ कर दें, इसको इनएडमिसिबल में लिख लेना, यहाँ पे जो लेस करना होता है हमने। अब सवाल ये है कि ये तो ज़ीरो रेटेड है, इसको यहाँ से क्यों लेस कर रहे हैं? जवाब पता है, क्योंकि यहाँ से हमने लेस करना है और कैरी फॉरवर्ड में शो कराना है, इसीलिए हम इसको यहाँ से लेस कर रहे हैं। 1,99,635 आप इसमें से निकाल देंगे, बाकी आपका ये टोटल इनपुट टैक्स बन जाएगा। ये कितना बनेगा? हैं जी सर, ये वाला जो है ना, अभी आप सप्लाईज के ऊपर है, फिक्स एसेट के ऊपर आएंगे, उसको भी लेस करेंगे, ये भी आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। ये देखें, ये वाला अगर आपको नहीं तसल्ली हो रही ना, तो ये 1,19,635 ये वाला, ये भी कैरी फॉरवर्ड है एक्स ज़ीरो रेटेड के लिए, और ये फिक्स एसेट वाला भी ज़ीरो रेटेड के लिए है, तो ये दोनों आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका एक्यूमुलेटेड क्रेडिट क्या आया, मतलब टोटल इनपुट टैक्स क्या बना? ये जवाब आता है। तो आपका इनपुट टैक्स भी निकल गया, आउटपुट टैक्स भी निकल गया। आउटपुट टैक्स का आपने कितने परसेंट लेना जी? 90% लेना है। 90% क्या निकला? 597,465। इनपुट टैक्स कितना है एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट? ये इनपुट टैक्स है, इसमें से फिक्स एसेट निकालना है। अच्छा, फिक्स एसेट ये नहीं निकालना, ये हमेशा याद रखें, जब यहाँ पे लेना है तो इनपुट टैक्स ये नहीं निकालना, वो वाला निकालना है जो ये है, ये वाला। इसकी वाली क्या है? हाँ, कहाँ पे जी? कौन सा? ये मैंने तो सिर्फ, नहीं ये देखो, आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे हमें कौन सा इनपुट लेना है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला तो पोर्शन कर रहे हैं हम इधर, ये वाला इनपुट लेना है हमें बेसिकली। सही है जी, ये ठीक कर रहे हैं। अब आप इसको आप ऑपरेशन करेंगे, इसको आप रिवाइज कर लेना फिगर प्लीज। अच्छा, तो क्वेश्चन इज अब कि ये डिसअलाउ कर रहे हैं हम ये वाली अमाउंट, आप ये वाली अमाउंट डिसअलाउ करेंगे, ऐसे ही है ये वाली अमाउंट, और इसका अमाउंट आप कैलकुलेट करें, ये अमाउंट ये अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आप डिसअलाउ करेंगे, प्लस कौन सी अमाउंट आप डिसअलाउ करेंगे, और एक यहाँ पे आएगी ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, ये दोनों आप इधर से लेस कर रहे होंगे, ऐसे ही है? कहीं कंफ्यूज तो नहीं होगा बीच में? देखिए, इनएडमिसिबल कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको ये वाली फिगर प्लस ये वाली फिगर यहाँ से लेस करनी पड़ेगी ताकि आप इसको यहाँ शो करा सकें। तो आप इसको 81,688 प्लस दिस, ये अमाउंट आएगी। 65 है, 65।
61 आता है। चलें वो 2 3 4 का डिफरेंस आप देख लें किस वजह से आया। तो यहाँ पे कोई इशू, इसको आप कैसे देखेंगे जी आगे? अब इधर टैक्स एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट, फिक्स एसेट एक्सक्लूड करके कितना आता है? ये फिगर आएगा आपका टोटल इनपुट, ये वाला, इसमें से फिक्स एसेट लेस करना है, कौन सा वाला? ये 934716 माइनस 307054। यहाँ पे आप इनपुट लिख लेंगे कितना? 597465, ठीक है। और यहाँ पे जो लायबिलिटी है उसमें ये ऐड करके आप टैक्स भर देंगे 66385 और ये। अब बताओ, इतना तो आपने अपने आप को अलाउ कर लिया, आपका इनपुट कितना था? ये इतना आपने अलाउ कर लिया, बाकी किधर जाएगा? बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये वाली बात की समझ नहीं आई तो बताएं। देखें, ये वाला इनपुट है आपका, आपने कहा 90% ऑफ द आउटपुट मिलेगा मुझे, वो आपका ये बना, तो क्या बाकी ज़ाया हो गया? बाकी कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये अमाउंट माइनस ये वाली अमाउंट आपका क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। 934716 माइनस 597465, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये क्या फिक्स एसेट वाला है? एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट वाला है ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है। देखें, इसको ना मैंने तोड़ के लिखा है यहाँ पे, आप इसको चाहे ऐसे लिख लो बस कि कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स क्या है, यहाँ पे अमाउंट लिख देना बस। ये इनपुट कैरी फॉरवर्ड कर लेना, ये सेल्स टैक्स है, ये कैरी फॉरवर्ड जीरो रेटेड है, ठीक है। सवाल मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा? हैं जी? इस साइड पे इसकी सर देखो, हम तो सारा ही अपने आप को अलाउ कर रहे हैं इनपुट, है ना। हमने वो निकाल देना जो हमें नहीं अलाउड, तो ये निकाल दिया बस जो नहीं अलाउड। बस आपका फॉर्मेट के अंदर लेस होने वाली चीज़ इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स है, तो ये वाला आपने अलाउड का। ख़रीदारी के अंदर वो वाला हिस्सा जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो निकाल के यहाँ शो करा दिया बस। बाकी ख़रीदारी हमारी क्या है? अलाउड इनपुट टैक्स है। ओके, थैंक यू।